नमस्कार, स्वागत है आपका कुंवर क्लासेस में। आज हम पढ़ेंगे हिंदी का उद्भव एवं विकास। इससे पहले की वीडियो में हमने जाना था कि हिंदी भारत की राजभाषा है। अब जानेंगे कि इस हिंदी की कैसे उत्पत्ति हुई और किन चरणों में इसका विकास हुआ। तो इससे एक क्वेश्चन बहुत ज्यादा पूछा जाता है कि हिंदी किस भाषा परिवार के अंतर्गत आती है। तो हम भारतीय भाषा परिवारों को यहाँ पर देखेंगे। तो भारत में 4 भाषा परिवार पाए जाते हैं। इनमें है पहले है यहाँ पर भारोपीय, और जो भारोपीय भाषा परिवार है इसमें 73% यहाँ पर क्या है, इसमें भाषाएं आती हैं। दूसरी है द्रविड़, और द्रविड़ में आती हैं 25%। इसके बाद तीसरा परिवार आता है ऑस्ट्रिक, और ऑस्ट्रिक में आते हैं 1.3%। चौथा भाषा परिवार आता है चीनी तिब्बती। तो चीनी तिब्बती में आते हैं 0.7%। तो यहां से एक क्वेश्चन हमारा सॉल्व हो जाता है कि हिंदी जो है भारोपीय भाषा परिवार की सदस्य है। हिंदी के अतिरिक्त जो भी हमारी अन्य आर्य भाषाएं हैं वो सारी की सारी भारोपीय भाषा परिवार में ही आती है। ये हो गई हिंदी के परिवार की बात। अब देखते हैं कि हिंदी की उत्पत्ति किस शब्द से हुई है। हिंदी की उत्पत्ति, तो हिंदी की जो उत्पत्ति हुई है ये सिंधु शब्द से हुई है, और सिंधु जो है ये संस्कृत भाषा का शब्द है। तो यदि पूछा जाता है कि हिंदी की उत्पत्ति किस शब्द से हुई है तो सिंधी नहीं कहेंगे, सिंधु कहेंगे। सिंधु क्या है, संस्कृत भाषा का शब्द है। यहाँ पर एक प्रचलित या मान्य कथा है, कहिए कहा जाता है कि जब ईरानी लोग आए तो वो सिंधु नदी के तट पर आए और उन्होंने पूछा कि ये क्या है। तो भारतीय लोगों ने कहा ये सिंधु है। तो ईरान में क्या है, स को स न कह करके ह कहा जाता है, तो उन्होंने इसे सिंधु नहीं हिंदू कहा। तो देखते हैं इसका विकास क्रम कैसे चला। तो यहां सबसे पहले प्रयोग किया गया सिंधु, लेकिन ईरानियों ने इसको बोला हिंदू। इसके बाद हिंदू से क्या है, क्योंकि भाषा है परिवर्तित होती जाती है, तो बोलचाल में ये आ गया है हिंद, और कालांतर में इसमें ई प्रत्यय लगने से, ई प्रत्यय लगने से यह बन गया हिंदी। तो इस प्रकार जो है हिंदी की उत्पत्ति हुई। तो यहाँ पर 2 चीजें आती हैं। हिंदी की उत्पत्ति किस शब्द से हुई है, सिंधु से। सिंधु कौन सी भाषा का शब्द है, संस्कृत का शब्द है। हिंदी जो शब्द है किसकी देन है अगर पूछा जाता है तो ये देन है ईरानियों की। अब हिंदी किस भाषा का शब्द है अगर पूछा जाता है तो हिंदी जो है ये फारसी भाषा का शब्द है। हिंदी फारसी भाषा का शब्द है, और अक्सर एग्जाम में यहाँ पर से 2-3 क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि हिंदी किस भाषा का शब्द है, हिंदी किस भाषा परिवार के अंतर्गत आती है, या हिंदी की उत्पत्ति किस शब्द से हुई है, किस भाषा से हुई है कहेंगे तो सिंधु, सिंधु जो है संस्कृत का। यहाँ पर ये क्लियर हो गया है। अब देखते हैं हिंदी का जो विकास क्रम है वो किस प्रकार से आगे को चला। तो यहाँ पर देखिए हमने एक बात यहाँ पर बोली भारोपीय भाषा परिवार में कि हिंदी और हिंदी के साथ में जो भी अन्य आर्य भाषाएं हैं, जो सारी की सारी किस्म आती है आपकी भारोपीय भाषा परिवार में। तो भारत की जो भाषाएं हैं उनको आर्य भाषाएं कहा जाता है। और यहाँ पर अगर भाषाओं का विभाजन करें या काल विभाजन कहें तो भाषाओं का या भाषा का कहिए, सिर्फ हिंदी को लेकर के चल रहे हैं, भाषा का काल विभाजन। तो यहाँ पर इसको 3 प्रकार से विभाजित किया गया है और नाम इसको दिया गया है आर्य भाषा। तो यहाँ पर यदि इसका विभाजन करें तो यहाँ 3 प्रकार से यहाँ पर आ जाती है प्राचीन आर्य भाषा, दूसरी आ जाती है
मध्यकालीन आर्य भाषा, और इसके बाद तीसरी आती है आधुनिक आर्य भाषा। यहाँ एक क्वेश्चन और एग्जाम में बनता है कि आर्य शब्द का क्या अर्थ होता है। तो आर्य शब्द का अर्थ होता है श्रेष्ठ। तो ये है भाषा का काल विभाजन, प्राचीन आर्य भाषा, मध्यकालीन आर्य भाषा, आधुनिक आर्य भाषा। यहाँ पर यदि टाइम पीरियड देखें तो इसको माना जाता है 1500 ईसा पूर्व से लेकर के 500 ईसा पूर्व तक। यह है प्राचीन आर्य भाषा। मध्यकालीन आर्य भाषा का टाइम पीरियड देखें तो ये आती है आपकी 500 ईसा पूर्व से लेकर के 1000 ईस्वी तक। और आधुनिक आर्य भाषा का देखें तो ये मानी जाती है 1000 ईस्वी से अब तक। ये है एक काल विभाजन। फिर हर काल का अलग अलग प्रकार से विभाजन किया गया है, बताया गया है कि किस काल में किस प्रकार से हिंदी का विकास हुआ। क्योंकि हिंदी संस्कृत से उत्पन्न हुई है तो इसके विकास होने में बहुत टाइम लगा, इतने काल यहाँ पर आए। तो सबसे पहले यहाँ पर देखते हैं प्राचीन आर्य भाषा। प्राचीन आर्य भाषा, यहाँ पर जो प्राचीन आर्य भाषा है इसको फिर से दो भागों में बांट दिया जाता है। एक आती है यहाँ पर वैदिक संस्कृत और दूसरी यहाँ पर आ जाती है लौकिक संस्कृत। अब यहाँ देखिए, हमने कहा प्राचीन आर्य भाषा और यहाँ पर जो विभाजन किया, एक को वैदिक संस्कृत बोल दिया, दूसरे को लौकिक संस्कृत बोल दिया। संस्कृत इसलिए बोला है क्योंकि हिंदी की उत्पत्ति संस्कृत से ही हुई है। संस्कृत को सब भाषाओं की जननी कहा जाता है। तो यहाँ देखिए, जो वैदिक संस्कृत है इसका टाइम पीरियड है 1500 ईसा पूर्व से लेकर के 1000 ईसा पूर्व। और जो लौकिक संस्कृत है इसका टाइम पीरियड है 1000 ईसा पूर्व से लेकर के 500 ईसा पूर्व तक। अब आपको इनके अर्थ को समझना है कि वैदिक संस्कृत क्या है और लौकिक संस्कृत क्या है। वैदिक संस्कृत को देखिए, कभी कभी इसको छांदस भी बोल दिया जाता है क्योंकि यहाँ पर क्या है, ये वो टाइम है जहां पर वेदों की रचना की गई, उपनिषदों की रचना की गई। तो ये है वैदिक संस्कृत। चाहे तो यहाँ पर इसको छांदस भी कह सकते हैं। यहाँ देखिए, वैदिक संस्कृत में क्या था, ये पूर्ण रूप से संस्कृत थी। यहाँ पर देखिए वेद, वेदांगों का, उपनिषदों का, आरण्यकों का आदि का यहाँ पर क्या किया गया था, रचना की गई थी, इसलिए इसको बोला गया वैदिक संस्कृत। दूसरी आती है लौकिक संस्कृत। यहाँ देखिए, इसको लौकिक क्यों बोला, क्योंकि लौक मीन्स ये लोक, एक होता परलोक, एक होता इहलोक। तो लौकिक मतलब जब संस्कृत लोक भाषा बन गई उसको बोल दिया लौकिक संस्कृत। तो यहाँ पर लिख देते हैं कि यहाँ आकर के संस्कृत लोक भाषा बन गई। थोड़ा सा यहाँ पर समझने में जटिलता आएगी कि लोक भाषा क्या है, वैदिक क्या है, इसको क्लियर कर लेते हैं। वैदिक का मतलब है वेद वेदांगों की रचना की गई। यहाँ देखिए, जो लौकिक संस्कृत है, यहाँ पर संस्कृत लोक भाषा बन गई, सब लोग इसका प्रयोग करने लगे। उस टाइम की भाषा ही संस्कृत हो गई। जैसे आजकल क्या है, हिंदी भाषा बोल रहे हैं, हमारी लोक भाषा हिंदी हो गई है, तो यहाँ पर लोक भाषा संस्कृत हो गई थी। यहाँ देखिए, संस्कृत का मानकीकरण हो गया था। और मानकीकरण किसने किया था, आचार्य पाणिनि ने किया था। तो यहाँ लिख देते हैं संस्कृत का मानकीकरण। और ये जो मानकीकरण किया था, ये किया था आचार्य पाणिनि ने। तो लौकिक संस्कृत के प्रणेता कौन है यदि पूछा जाता है तो यहाँ पर पाणिनि का नाम आता है। जबकि वैदिक संस्कृत का जो मानकीकरण है वो नहीं हुआ। इन्होंने क्या करा,
लौकिक संस्कृति, इसको मानकीकृत कर दिया और इसके बाद इसको व्याकरणबद्ध कर दिया। इसलिए ये क्या है, शुद्ध मानी जाती है। शुद्ध मतलब देखिए जो हमारी आम बोलचाल में आ गई है, तो यहाँ पर इसका क्या है, मानकीकरण हो गया है, जबकि वैदिक संस्कृत का मानकीकरण नहीं हुआ। किससे पता चलता है, ऋग्वेद के पहले और 10वें मंडल में अंतर देखने को मिलता है। अंतर देखने को कैसे मिलता है, इसी से हमें पता चलता है कि जो वैदिक संस्कृति थी ये टाइम टाइम पर ऋषि मुनियों के द्वारा रचना की गई जो भी वेद मंत्र थे उनकी रचना है। जबकि यहाँ पर क्या है, आम लोग आ गए हैं और वो क्या कर रहे हैं, यहाँ पर संस्कृत में लिख रहे हैं। जैसे यहाँ पर पाणिनि ने इसको मानकीकृत कर दिया, व्याकरणबद्ध कर दिया, इसके बाद इसमें रामायण महाभारत आदि ग्रंथ लिखे गए, तो कह देंगे कि जहां से काव्य ग्रंथ लिखे गए हैं, काव्यों में रचनाएं होने लग गई हैं, वो हो गई है लौकिक संस्कृत। यह है हमारी पहली, या इसको कहेंगे प्राचीन आर्य भाषा। इसके बाद दूसरी आती है जिसे कहा जाता है मध्यकालीन आर्य भाषा। और मध्यकाल में देखिए, मध्यकालीन आर्य भाषा का फिर से विभाजन कर देते हैं, तो यहाँ पर पाली, प्राकृत आदि यहाँ पर भाषाएं आ जाती हैं। तो अगला विभाजन है मध्यकालीन आर्य भाषा। अब मध्यकालीन आर्य भाषा का यदि फिर से विभाजन करें तो यहाँ पर ये 3 भागों में विभाजित हो जाती है। 3 भाग कौन से हैं, इसको बोला जाता है प्रथम प्राकृत, दूसरे भाग को बोला जाता है द्वितीय प्राकृत और तीसरे भाग को बोला जाता है तृतीय प्राकृत। अब देखिए तीनों में हमने प्राकृत का प्रयोग किया गया है, लेकिन तीनों में प्राकृत भाषा का प्रयोग नहीं किया जाएगा, ये विभाजन है। प्रथम प्राकृत जो है, देखिए हमने कहा वैदिक और लौकिक कहां से कहां तक चली, 1500 ईसा पूर्व से 500 ईसा पूर्व तक। जो प्रथम प्राकृत है इसका काल विभाजन देखें तो 500 ईसा पूर्व से लेकर के पहली ईस्वी तक जो टाइम है वो प्रथम प्राकृत का है। द्वितीय प्राकृत कहेंगे तो पहली ईस्वी से लेकर के 500 ईस्वी तक का जो टाइम है द्वितीय प्राकृत है। और तृतीय प्राकृत में आ जाएंगे 500 से लेकर के 1000 ईस्वी तक का जो टाइम है वो तृतीय प्राकृत है। यहाँ पर थोड़ा सा कंफ्यूजन रहता है, कुछ विद्वान 1000 कहते हैं, कुछ 1100 कहते हैं, लेकिन जो सर्वमान्य मत है वो 1000 ही है। अब यहाँ देखिए प्रथम प्राकृत क्या था। प्रथम प्राकृत में नाम प्राकृत है, लेकिन यहाँ पर जो भाषा प्रयोग में की गई वो भाषा आई यहाँ पर पाली। और पाली कैसी भाषा है, बौद्ध भाषा। तो यहाँ पर जो भी बौद्ध साहित्य लिखा गया वो पाली भाषा में लिखा गया, विनय पिटक, सुत्त पिटक आदि, तो यह आया पाली भाषा में। यहाँ पर भी 2 प्रकार की भाषा आई, एक तो पाली आई, एक अभिलेखीय भाषा आई। पाली भाषा जो आम बोलचाल की भाषा उस समय थी, और अभिलेखीय पाली जिसको कहेंगे तो वो क्या थी, जिनका प्रयोग अभिलेखों में, सम्राट अशोक के अभिलेखों में, शिलालेखों में आदि में किया गया, वो थी अभिलेखीय पाली। द्वितीय प्राकृत काल जो हमारा आता है 1 ईस्वी से लेकर के 500 ईस्वी तक, इसको कहा जाता है शुद्ध प्राकृत। शुद्ध प्राकृत इसको कहा जाता है, यहाँ लिख देते हैं, इसमें बौद्ध साहित्य लिखा गया। यहाँ देखिए शुद्ध प्राकृत क्यों कहा गया, क्योंकि यहाँ पर जो प्राकृत थी इसी भाषा का प्रयोग किया गया। कह भी रहे द्वितीय प्राकृत और भाषा भी यहाँ पर आ गई है प्राकृत। यहाँ पर क्या है, जैन साहित्य यहाँ पर लिखा गया, जैन साहित्य। अब साथ साथ में हमें ये नहीं भूलना है कि ये जो सारी भाषाएं आ रही हैं ये कहीं ना कहीं संस्कृत से ही उत्पन्न होकर के आ रही है, क्योंकि एक क्वेश्चन इससे भी बनेगा, उसको आगे क्लियर करते हुए चलते हैं। इसके बाद आता है तृतीय प्राकृत काल। तृतीय प्राकृत काल में क्या है, 500 से लेकर के 1000 ईस्वी, ये समझ के चलिए हमारी हिंदी बनने वाली है।
यहाँ पर देखिए अभी तक भाषा क्या है, प्रथम प्राकृत है यानी पाली है, द्वितीय प्राकृत है, यहाँ पर प्राकृत आ गई है, जैन साहित्य आ गया है। तृतीय प्राकृत में क्या है, यहाँ पर अब भाषा का रूप थोड़ा सा बिगड़ गया, और जहां से भाषा का रूप बिगड़ गया वहां से क्या है, भाषा में विकृति आ गई। यहाँ पर भाषा में विकृति या कहिए भाषा का रूप बिगड़ गया। अब कैसे रूप बिगड़ गया, यहाँ पर अब भाषा जो आई वो हो गई अपभ्रंश। अपभ्रंश किसे कहते हैं, तो भाषा का जो विकृत रूप होता है उसे कहा जाता है अपभ्रंश। तो अपभ्रंश में लिख देंगे, कभी पूछा जाएगा तो आपको पता होना चाहिए कि भाषा का विकृत रूप क्या कहलाता है, अपभ्रंश। विकृत का मतलब ये नहीं कि भाषा खराब हो गई है, भाषा में अन्य भाषाओं के शब्द आने लग गए। आज हम जो हिंदी बोलते हैं, यदि हम अपनी किताबों में ढूंढें तो हम अपनी हिंदी में शायद ही कुछ शब्द हिंदी के प्रयोग करते हैं, बाकी जो भी शब्द हैं वो अन्य भाषाओं से आए हुए। तो यहीं से भाषा का रूप क्या है, विकृत होना शुरू हो गया है। यहाँ पर आ गई है अपभ्रंश। और अपभ्रंश के यदि कवि कहें, इसके पहले कवि ज्यादातर पूछ लिए जाते हैं, तो इसके पहले कवि थे स्वयंभू, और इन्हें अपभ्रंश का वाल्मीकि भी कहा जाता था। अपभ्रंश का वाल्मीकि। अब देखिए यहाँ पर क्या है, जब अपभ्रंश का भी रूप विकृत हो गया, अपभ्रंश क्या है, भाषा का विकृत रूप, और अपभ्रंश का विकृत रूप यदि यहाँ पर कह दिया जाए तो ये बन गया अवहट्ट। ये क्या बन गया, अवहट्ट। अब देखिए हिंदी का विकास किससे हुआ है आता है, तो यहाँ पर हिंदी का विकास हुआ है अपभ्रंश से। अवहट्ट के बारे में पूछे जाते हैं, अवहट्ट के कोई रचनाएं बताइए या कवि बताइए, तो यहाँ पर आती हैं विद्यापति आते हैं, और विद्यापति की रचना आती है यहाँ पर कीर्ति पताका या कीर्ति लता। तो यहाँ पर विद्यापति की रचनाएं आ जाती हैं, और ये रचनाएं हैं कीर्ति पताका या कीर्ति लता। देखिए यहाँ पर एक मैंने अभी पहले बताया था आपको कि एक क्वेश्चन यहाँ पर भी बनने लगा है, बनेगा, उसको आगे स्पष्ट करते करके यहाँ पर पूछा जाता है कि हिंदी कैसी भाषा है, संश्लिष्ट है या विश्लिष्ट है। दो चीजें पूछी जाती हैं, तो यहाँ स्पष्ट कर देते हैं कि हिंदी विश्लिष्ट है। ठीक है, हिंदी विश्लिष्ट भाषा है, संश्लिष्ट नहीं, संश्लिष्ट नहीं है। आप अर्थ समझते हैं कि संश्लिष्ट क्या होती है, विश्लिष्ट क्या होती है। देखिए जितनी भी भाषाओं की उत्पत्ति हुई, हमने कहा हिंदी का उद्भव है विकास, और शुरू करा संस्कृत से, तो भाषाओं की जननी क्या हो गई, संस्कृत। संस्कृत से क्या निकली, पाली, पाली से निकली प्राकृत, प्राकृत से विकास हुआ अपभ्रंश का, अपभ्रंश से निकल गई अवहट्ट, जो आजकल हमारी दैनिक बोलचाल की भाषा बन गई है। अब यहाँ पर विश्लिष्ट और संश्लिष्ट का क्या मतलब है, संस्कृत तो जैसी तब प्रयोग की जाती थी वैसी ही अब भी प्रयोग की जाती है। यदि आज भी हम संस्कृत में कुछ लिखें श्लोक, तो हम शुद्ध संस्कृत ही लिखेंगे, उसमें किसी अन्य भाषा के लिए कोई स्थान नहीं है, वह है संश्लिष्ट। जैसी तब थी वैसी अब है। लेकिन हिंदी यदि देखी जाए तो हिंदी में अगर हम शब्द ढूंढें तो कुछ फारसी के निकलते हैं, कुछ अरबी के निकलते हैं, कुछ तुर्की के निकलते हैं, कुछ अंग्रेजी भी निकलते हैं, कुछ जापानी निकलेंगे, तो हम प्योर हिंदी नहीं बोल रहे हैं। तो हिंदी क्या है, विश्लिष्ट भाषा है। 3-4 क्वेश्चन जो आते हैं यहाँ पर क्लियर होते हुए चल रहे हैं। हिंदी किस भाषा परिवार में आती है, तो भारतीय भाषा परिवार में आती है। हिंदी की उत्पत्ति किस शब्द से हुई है, तो सिंधु से हुई है। सिंधु किस भाषा का शब्द है, संस्कृत का है। हिंदी की जो उत्पत्ति है वो किसके द्वारा की गई है, तो ईरानियों के द्वारा की गई है। और हिंदी को यदि पूछा जाएगा कि ये किस भाषा का शब्द है, तो हिंदी फारसी भाषा का शब्द है। और हिंदी कैसी भाषा है, विश्लिष्ट और संश्लिष्ट यदि पूछा जाता है तो हिंदी क्या है, विश्लिष्ट भाषा है।
अब एक थोड़ा सा कंफ्यूजन, 1000 वाला भी था, 1100 वाला। यहाँ पर क्या कहा जाता है कि 900 से लेकर के 1100 का जो टाइम पीरियड था, इसमें यहाँ पर अवहट्ट आ गई थी, तो इसीलिए कहीं पर इसको 500 से 1100 भी माना जाता है, लेकिन जो सर्वमान्य मत है उसको लेकर के चलेंगे, वो क्या है 500 से लेकर के 1000 ईस्वी तक क्या है सर्वमान्य मत है। इसके बाद आती हैं आधुनिक आर्य भाषाएं। आधुनिक आर्य भाषाएं, तो आधुनिक आर्य भाषाएं, इनका जो प्रारंभ माना जाता है आधुनिक आर्य भाषाओं का, ये माना जाता है 1000 ईस्वी से अब तक। इसके फिर से 3 भाग कर दिए जाते हैं, प्राचीन आर्य भाषा, मध्यकालीन आर्य भाषा, आधुनिक आर्य भाषा। तो संभवतः 1000 से 1400 तक प्राचीन मानी जाती है, मध्यकालीन 1400 से 1850 तक, और आधुनिक 1850 से अब तक। वो साहित्यिक वाला जब हमारा पोर्शन आएगा तो उसमें क्लियर हो जाएगा। तो यहाँ पर जो भी हमारे कंफ्यूजन थे वो सारे क्लियर करते हुए चल रहे।